Audio Jungle. चलिए बाबू, कैसे हैं आप लोग। मिलते हैं हम आप लोगों के साथ आज के इस क्लास में। क्लास 10th के निर्देशांक ज्यामिति जो है बाबू, नियामक ज्यामिति, जिसको हम लोग इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं या एनालिटिकल ज्योमेट्री कहते हैं या वैश्लेषिक ज्यामिति कहते हैं बाबू, उसके बारे में कंप्लीटली अध्ययन करेंगे बाबू हम लोग। और इतना आसान तरीका से और इतना बेहतरीन तरीका से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि आप लोग को यकीन नहीं हो पाएगा कि वास्तव में गणित इतना आसान तरीका से पढ़ाया जा सकता है। चलिए बाबू, देखते हैं आज के क्लास। बहुत ही रोचक है, एकदम पूरा वीडियो आप लोग धैर्य के साथ देखिएगा। 100% समझ में आएगा, 100 में 500% समझ में आएगा। आप लोग जरा ध्यान से देखिए बाबू। सबसे पहले जो है निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति या वैश्लेषिक ज्यामिति या एनालिटिकल ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सब एक ही नाम है बाबू। इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, उसके बारे में पहले बात करते हैं बाबू। देखिए, सबसे पहले जो हुआ बाबू, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जो है बाबू, निर्देशांक ज्यामिति का है तब, ठीक है, या नियामक ज्यामिति का है तब, या वैश्लेषिक ज्यामिति का है तब, ठीक है, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है तब, या एनालिटिकल ज्योमेट्री का है तब बाबू। यह सब के सब क्या है, एक ही नाम है। यह सब के सब एक ही नाम है बाबू। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सर्वप्रथम अध्ययन, ठीक है, रेने दिकारते एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे बाबू। रेने दिकारते एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, ठीक ना, जिन्होंने 1637 ईस्वी में ज्यामिति का अध्ययन जो है ना, ज्यामिति का अध्ययन बीज गणित के आधार पे किया था। और उसी समय से बाबू हम लोग एक गणित में नया अध्याय पढ़ना चालू किए, जिसको बाबू हम लोग नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति या वैश्लेषिक ज्योमेट्री कहते हैं। तो बाबू सबसे पहले इसका परिभाषा समझ लीजिए क्या होगा। निर्देशांक ज्यामिति गणित की वैसी शाखा है जिसमें ज्यामिति को बीज गणित के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। किसी भी आदमी को जरा सा भी प्रॉब्लम है इस चीज को समझने में, कभी भी कोई पूछे बाबू कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, तो एक ही लफ्ज में बोलना है, निर्देशांक ज्यामिति गणित की वैसी शाखा है जिसमें ज्यामिति को बीज गणित के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, सर्वप्रथम बाबू अब यहां देख लीजिए, निर्देशांक ज्यामिति को नियामक ज्यामिति, ठीक है, या क्या कहते हैं, वैश्लेषिक ज्यामिति, ठीक है, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री,
जियोमेट्री, ठीक है, या एनालिटिकल जियोमेट्री भी कहा जाता है। एल वाई होगा बाबू, एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहा जाता है। अब देखिए बाबू, निर्देशांक ज्यामिति को नियामक ज्यामिति बोलिए तब, या वैश्लेषिक ज्यामिति बोलिए तब, या निर्देशांक ज्यामिति बोलिए तब, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलिए तब, या एनालिटिकल ज्योमेट्री बोलिए तब, सब बाबू एक ही नाम है, ठीक है। अब बाबू देखिए, निर्देशांक ज्यामिति के जनक रेने दिकारते नामक गणितज्ञ को कहा गया है। गणितज्ञ को कहा गया है। कोई दिक्कत है बाबू? निर्देशांक ज्यामिति के जनक रेने दिकारते नामक गणितज्ञ को कहा गया। हाँ, उन्होंने 1637 ईस्वी में ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित के माध्यम से किया था। बीजगणित के माध्यम से किया था। अब देखिए बाबू, रेने दिकारते फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। यह इंट्रोडक्शन था बाबू इसका, कि निर्देशांक ज्यामिति किसको कहते हैं या नियामक ज्यामिति किसको कहते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति या वैश्लेषिक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति गणित की वैसी शाखा है जिसमें ज्यामिति को बीजगणित के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। निर्देशांक ज्यामिति को नियामक ज्यामिति या वैश्लेषिक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहा जाता है। कोई दिक्कत है बाबू? अब देखिए, निर्देशांक ज्यामिति के जनक रेने दिकारते नामक गणितज्ञ को कहा गया, ठीक है। मतलब रेने दिकारते जो थे ना, वही निर्देशांक गणित के क्या है, पिता है या जनक है। उन्होंने 1637 ईस्वी में ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित के माध्यम से किया था। रेने दिकारते कहाँ के थे? फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। किसी बाबू को इतना बात समझने में जरा सा भी दिक्कत है? चलिए बाबू अब अगला देखते हैं। चलिए बाबू, अब हम समझते हैं कि निर्देशांक से रिलेटेड जो टर्म है उसके बारे में समझते हैं बाबू। देखिए, यह एक चतुर्थांश है, ठीक ना। यह x, इसको x डैश, सॉरी यह x और इसको x डैश बोलेंगे, इसको y और y डैश, यह अक्ष है, ठीक ना। इधर जो बाबू होता है पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस होता है। और जस्ट इसके इधर क्या होता है? निगेटिव होता है, मतलब क्या होता है? माइनस होता है। इधर जो ऊपर वाला है बाबू प्लस होगा और नीचे वाला क्या होगा? माइनस होगा। एक बात ध्यान से देखिए बाबू, इसको प्रथम पाद या चरण या चतुर्थांश कहते हैं। यह जो क्वाड्रेंट देख रहे हैं बाबू, इसको प्रथम पाद कहिए तब, या प्रथम चरण कहिए तब, या प्रथम चतुर्थांश कहिए तब। इसको क्या कहेंगे बाबू? द्वितीय पाद या चरण या चतुर्थांश। इसको क्या कहेंगे बाबू? तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश या तृतीय चरण। इसको क्या कहेंगे बाबू? चतुर्थ चरण या पाद
या चतुर्थांश, चतुर्थांश सब सेम बात है, कोई दिक्कत है? मतलब इसको कहेंगे प्रथम पाद या प्रथम चरण या प्रथम चतुर्थांश, कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, यहाँ जो है x प्लस में और y भी प्लस में, तो यहाँ क्या होगा प्लस प्लस, कोई दिक्कत? यहाँ x क्या है बाबू माइनस और यहाँ y प्लस, कोई दिक्कत? और इसमें दोनों माइनस है तो माइनस माइनस, यहाँ जो होगा बाबू x प्लस और y क्या है माइनस, कोई दिक्कत है? तो इस चीज को याद रखिएगा बाबू कि प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश माइनस प्लस होता है, तृतीय माइनस माइनस होता है, चतुर्थ प्लस माइनस होता है, कोई दिक्कत है? अब यह आज याद इसलिए कहते हैं बाबू करने के लिए कि देखिए ना, एक सेकेंड के अंदर में आप लोग क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा, जो 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए बाबू, इतना बात सब आदमी को समझ में आ गया। अब यहाँ जो हम लिख रहे हैं इस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा बाबू। जैसे सबसे पहले निर्देशांक को x, y के रूप में लिखा जाता है, कोई दिक्कत है? देखिए तो बाबू, निर्देशांक को किस रूप में लिखा जाता है? x और y के रूप में, मतलब पहले x और उसके बाद y, कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, निर्देशांक का संकेत ट्रिपल लाइन होता है, ठीक है? जैसे बाबू देखिए तो, जैसे यहाँ हम लिखेंगे ए का निर्देशांक मान लीजिए 2, 5 है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? ए का निर्देशांक 2, 5, ठीक? अब देखिए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, एक्स अक्ष या एक्स नियामक या एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं। देखिए बाबू जरा ध्यान से, एक्स अक्ष या एक्स नियामक या एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं, ठीक है? अब देखिए बाबू, y अक्ष, हाँ, या y नियामक या y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, मतलब एक्स, ऐसे समझिए, एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि। देखिए यह जो दिए हुए हैं ना बाबू, जो लिखा है स्टार में, यह जब तक है जान, जब तक आप जिंदा तब तक इसको याद रखिए, क्योंकि बाबू डायरेक्ट फिट करता है क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव में। निर्देशांक को पहले किस चीज से लिखेंगे बाबू? एक्स वाई के रूप में लिखेंगे। निर्देशांक का संकेत ट्रिपल लाइन होता है, जैसे मान लीजिए ए का निर्देशांक 2, 5 है, तो हम इसको इसे डिनोट करेंगे। एक्स अक्ष या एक्स नियामक या एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। वाई अक्ष या वाई नियामक या वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बाबू? 0, 0 होता है, 0, 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बाबू? 0, 0 होता है। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। मूल बिंदु यह है, यह जो है ना बाबू, इसी को कहते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट है यह, ठीक है? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बाबू? 0, 0 होता है। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। एक नोट और समझिए बाबू, यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो उसका वाई नियामक या निर्देशांक क्या होगा बाबू? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। इस चीज को याद रखिएगा बाबू, अभी आपको समझ में आएगा, हम समझाएंगे। यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर हो तो उसका वाई नियामक या वाई निर्देशांक क्या होगा बाबू? 0 होगा।
अब देखिए बाबू, यदि कोई बिंदु y अक्ष पर हो, y अक्ष पर हो तो उसका x नियामक या निर्देशांक क्या होगा बाबू? शून्य होगा। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा बाबू, इस चीज को एकदम बारीकी से याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? अभी हम क्या क्या समझाए हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बाबू? 0 0 होता है। कोई दिक्कत है? x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो उसका y नियामक क्या होगा? 0 होगा। अगर कोई y अक्ष पर है तो उसका x नियामक क्या होगा? 0 होगा। किसी बाबू को जरा सा भी प्रॉब्लम है? चलिए अब अगला देखते हैं। चलिए बाबू, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं बाबू, जो 10th क्लास में 100% ऑब्जेक्टिव में पूछता ही है, यह इतिहास गवाह है। ठीक ना? अब देखिए तो बाबू, जैसे अभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान लीजिए कहेगा बिंदु -2,5 किस पाद में है? ठीक है बाबू, यह पूछेगा बिंदु -2,5 किस पाद में है, या किस चतुर्थांश में है, या किस चरण में है, या हम लिख देते हैं या किस चरण या चतुर्थांश में है। अब देखिए बाबू, देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप मेरा एक बात हमेशा याद रखिएगा बाबू, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए बिंदु -2 और -5 है ना, किस चतुर्थांश में, किस चरण में या किस पाद में, सेम क्वेश्चन। अब देखिए तो क्या दिया हुआ है? -2,5। यहाँ अंक कुछ भी दिया रहा है, उस अंक को आपको देखना ही नहीं है। अंक कुछ भी दिया रहा है, उस अंक को आपको नहीं देखना है, केवल आप उसका साइन देखिएगा। जैसे यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ नहीं कुछ है तो क्या है? प्लस है। तो अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश में है बाबू? तो द्वितीय। तो आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय। आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय। किसी बाबू को जरा सा भी दिक्कत है, यह किस में हो जाएगा? द्वितीय में हो जाएगा। जैसे एक और देख लीजिए, कहेगा -3/5 और -2/5 किस चरण में है, किस चतुर्थांश में है? चतुर्थांश में है। कोई दिक्कत है बाबू? अब मान लीजिए कहेगा किस चतुर्थांश में है, तो हम बताए हैं, आप कुछ नहीं कीजिएगा, केवल इसका चिन्ह लीजिएगा। तो यहाँ क्या है? माइनस, यहाँ क्या है? माइनस। अब देखिए दोनों माइनस माइनस किस में है बाबू? देखिए तो दोनों माइनस माइनस किस में है? तृतीय में ना, तो हम इसका आंसर क्या दे देंगे? तृतीय। क्या दे देंगे? तृतीय। कोई दिक्कत है? जरा सा ही प्रॉब्लम है? अब जरा देखिए बाबू, अब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जैसे 4 - 5 में भुज है। अब देखिए कहेगा निर्देशांक दे दिया है, ठीक ना, और इसमें कहेगा बाबू 4 - 5 में भुज है। तो हम बताएं बाबू, x को भुज और y को कोटि कहते हैं। x को भुज, तो यह x है और यह क्या बाबू? y है। यह x है और यह क्या है? y है। तो x को भुज, तो इसीलिए भुज कितना हो जाएगा बाबू? भुज कितना हो जाएगा? 4। कोई दिक्कत है? या मान लीजिए अब इस टाइप का पूछ देगा, कहेगा -3 और 5/4 में कोटि है। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, कहेगा इसमें कोटि है, तो x यह हुआ और y यह हुआ, तो इसीलिए कोटि कितना हो जाएगा? कोटि x को भुज और y को कोटि, तो y कितना हो जाएगा बाबू? 5/4, मतलब कोटि हो गया 5/4। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे कहेगा बिंदु 0-5 किस अक्ष पर है? किस अक्ष पर है? इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा बाबू। मान लीजिए कहेगा बिंदु 0 और 5 किस अक्ष पर है,
तो हम क्या बताएं बाबू कि यदि, ध्यान से सुनिए, हम बताएं, अब भी बताएं आप लोगों को बाबू कि यदि कोई बिंदु x अक्ष पर है तो y नियामक शून्य होगा, अगर y पर है तो x नियामक शून्य होगा। यहाँ x नियामक शून्य है कि नहीं है, तो x नियामक शून्य है तो इसीलिए किस अक्ष पर हो जाएगा, y अक्ष पर। किस अक्ष पर हो जाएगा, y अक्ष पर। कोई दिक्कत? अगर इसी में रहता 6 और 0 किस अक्ष में है, किस अक्ष पर है, अक्ष पर है। अब देखिए बाबू, तो देखिए था, तो हम क्या बताएं, y नियामक इसका शून्य है, तो y नियामक शून्य इसका मतलब x अक्ष पर, अगर x नियामक शून्य इसका मतलब y अक्ष पर। तो देखिए तो यहाँ क्या है, y नियामक शून्य है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, x अक्ष पर। किसी बाबू को जरा सा भी दिक्कत है क्वेश्चन समझने में? चलिए बाबू अब अगला देखते हैं। चलिए बाबू, अब जो है, अब हम दूरी सूत्र आप लोगों को प्रूफ करके दिखा रहे हैं, निकाल के दिखा रहे हैं दूरी सूत्र कैसे आता है। अब देखिए बाबू, यहाँ जो लिख रहे हैं हम दूरी सूत्र, क्या लिख रहे हैं, दूरी सूत्र। अब देखिए बाबू दूरी सूत्र कैसे होगा। बाबू पहले मान लीजिए हम यह 4 को चतुर्थांश जो था उसमें से मान लीजिए हम प्रथम चतुर्थांश में किसी बिंदु को मान लीजिए इंडिकेट कैसे करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है? अब देखिए यह O हुआ मूल बिंदु, यह प्रथम चतुर्थांश के ले रहे हैं हम बाबू, यह x है और यह y है, ठीक है। मान लीजिए बाबू यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है और एक बिंदु यहाँ है, कोई दिक्कत? जरा ध्यान से देखिए, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। मान लीजिए यहाँ P है और यहाँ Q है, कोई दिक्कत? यहाँ P है और यहाँ Q है। अगर इस दोनों बिंदु का दूरी हमको पता करना है बाबू निर्देशांक में, क्या कैसे इसका दूरी पता करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो उसके बारे में देखिए बाबू। मान लीजिए कि इसका कुछ ना कुछ निर्देशांक रहा होगा तो x1, y1, ठीक, और इसका भी कुछ रहा होगा तो x2, y2, कोई दिक्कत है? मान लिए अब इस P बिंदु से बाबू, P से हम एक अक्ष पर एक लंब खींचते हैं, ठीक है, इसका नाम दे दीजिए मान लीजिए T, और इस Q बिंदु से भी एक अक्ष पर एक लंब खींचते हैं, इसका नाम दे दीजिए मान लीजिए M, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस P बिंदु से यह QM पर एक लंब खींचते हैं जिसका नाम दे दिए मान लीजिए A, ठीक है, और PQ को क्या किया बाबू, मिला दिए, यह लंब खींचे हैं, ठीक ना, और इस दोनों को मिला दिए, जरा ध्यान से देखिए बाबू, ठीक है, इसको मिला दिए। जरा सा भी दिक्कत है बाबू? देखिए था क्या किए हैं कि P से PT लंब एक अक्ष पर खींच दिए हैं, Q से QM लंब एक अक्ष पर खींच दिए हैं, P से PA लंब QM पर खींच दिए हैं और PQ को मिला दिए हैं। तो यहाँ पर बाबू हम जरा इसको लिखेंगे, जो किए हैं ना काम उसको लिख देंगे। क्या लिखेंगे बाबू, माना कि दो बिंदु P और Q है, माना कि दो बिंदु P और Q है, क्योंकि दूरी हमेशा बाबू कम से कम दो बिंदु का बीच का दूरी होना चाहिए। एक ही कोई बिंदु है तो उसका दूरी थोड़ी होगा, वह जब कहते हो रह जाएगा। बिंदु है जिसका निर्देशांक क्रमशः क्या है, x1, y1 तथा x2, y2 है। कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी बाबू को दिक्कत है? इसका निर्देशांक मान लीजिए x1 है और इसका x1 y1 है, x2 y2 है, ठीक है। अब क्या किए, बिंदु P से PT लंब x अक्ष पर खींचा तथा देखिए था PT लंब क्या किया, बिंदु P से x अक्ष पर लंब खींच दिए हैं। अब तथा बिंदु R से सॉरी Q है बाबू, Q से QM लंब x अक्ष पर खींचा,
एक्स अक्ष पर खींचा। कोई दिक्कत है? जरा ध्यान से देखिए, मतलब बिंदु Q से QM लंब एक्स अक्ष पर खींचे, ठीक है। अब P से PA लंब QM खींचे, QM खींचा। अब देखिए बाबू, P से PA लंब QM पर खींच लिए, P और Q को मिलाया, तथा P और Q को मिलाया। कोई दिक्कत है बाबू? जितना काम हम किए हैं उसको लिख दिए हैं। अब जरा ध्यान से देखिए तो बाबू, अब मान लीजिए हमको QT पता करना है, सॉरी OT पता करना है। तो देखिए तो जरा ध्यान से, OT बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू हम लोग? जरा ध्यान से देखिए तो OT, यहां से यहां तक की दूरी, यह एक अक्ष पर ना है, तो मान लीजिए यह आप 9th क्लास में पढ़े होइएगा, तो यहां से यहां तक दूरी x अक्ष है, तो x का नियामक कितना है? x1, तो OT क्या हो जाएगा बाबू? x1। कोई दिक्कत जरा सा भी? अब OT हो गया, तो मान लीजिए PT कहेगा कोई, तो PT कितना हो जाएगा? PT, अब PT मान लीजिए निकालेंगे, तो यहां से यहां तक तो यह y अक्ष के मतलब अति में है, तो y अक्ष के लिए है, तो यहाँ तो y की दूरी इतना तक होगा, तो मतलब y होगा यहाँ, तो y1 होगा। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से QM लेते हैं, QM, तो QM लीजिए तो बाबू, तो QM लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? मतलब सॉरी OM है, Q लिखा गया OM जो है बाबू, OM की दूरी पता कीजिएगा, तो यह x अक्ष के रेस्पेक्ट में है, तो x अक्ष यहाँ है, तो x2 है दूरी, डिस्टेंस, तो क्या लिखेंगे? x2, ठीक है। और इसके बाद बाबू अब हम QM निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? QM। तो QM किसके रेस्पेक्ट में है? y अक्ष के रेस्पेक्ट में है, तो कितना हो जाएगा? y2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, अब हम TM निकाल रहे हैं। अब हम क्या निकाल रहे हैं? TM निकाल रहे हैं। तो यह TM जो निकाल रहे हैं बाबू, TM जो निकाल रहे हैं, तो पूरा OM में से OT घटा देंगे तो कोई दिक्कत है? यह TM की दूरी हमको पता करना है बाबू, तो पूरा OM में से OT घटा देंगे तो जरा सा भी प्रॉब्लम होगा। तो क्या करेंगे बाबू? OM माइनस OT। तो कहने का मतलब है बाबू, तो कितना हो जाएगा? देखिए तो OM कितना था? OM y2 है, और यहाँ क्या है? OT कितना है? OT कितना है बाबू? जरा ध्यान से देखिए तो OM कितना है? OM x2 है बाबू, OM x2 है यहाँ, OM कितना है? x2, और OT कितना है? x1, ठीक है। OM कितना है? x2, और OT कितना है? x1। कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो जितना TM होगा उतना ही ना PA होगा, जितना TM होगा उतना ही PA होगा। तो इसीलिए मतलब PA बराबर TM, तो इसीलिए PA बराबर कितना हो जाएगा बाबू? TM के जगह कितना निकाले हैं? x2 माइनस x1। समीकरण 1 हो गया। जरा सा भी दिक्कत है? अब इस QO का लंबाई निकालिए, QA का लंबाई निकालिए। तो बाबू, तो QA का लंबाई निकालिएगा, तो QA के लंबाई निकालने के लिए कोई आदमी QM में से AM घटा देगा तो जरा सा भी दिक्कत होगा। तो देखिए बाबू, तो क्या करेंगे हम यहाँ? QM माइनस कितना? AM। तो अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो QA निकाल रहे हैं, तो QA बराबर QM पूरा कितना है? QM यहाँ निकाले हुए हैं, देखिए तो QM y2 है। कोई दिक्कत? y2 है। और AM के जगह हम PT लिख सकते हैं कि नहीं? AM के जगह हम PT लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि वो दोनों बराबर होगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे बाबू? PT यहाँ लिखेंगे, चूंकि AM बराबर PT। अब देखिए बाबू, तो QA बराबर क्या हो जाएगा? y2 माइनस PT के जगह कितना है? देखिए तो y1, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए, अब जो है त्रिभुज QAP में, QAP में एंगल A 90 डिग्री है,
एंगल ए बराबर 90 डिग्री, कोई दिक्कत? तो इसीलिए यह पी क्यू के दूरी ना हमको पता करना है, तो पी क्यू निकालेंगे बाबू। तो पी क्यू बराबर क्या होता है? पी मतलब कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, मतलब क्यू ए का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो पी क्यू यहाँ से स्क्वायर है तो वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? इधर रूट हो जाएगा, तो क्यू ए का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो पी क्यू बराबर क्यू ए क्या निकाले हैं बाबू? क्यू ए क्या निकाले हैं? y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस पी ए कितना निकाले हैं बाबू? पी ए देखिए था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और रूट है तो रूट है। इसको जरा एक स्टेप लिख दीजिए बाबू। तो पी क्यू बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और रूट है तो रूट लगा दीजिए। कोई दिक्कत है बाबू? यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। कोई दिक्कत है बाबू? क्योंकि 1 और 2 से लाए हैं ना, क्यू ए का वैल्यू और पी ए का वैल्यू। अब देखिए बाबू, तो पी क्यू का दूरी कितना निकल के आ गया? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसीलिए दूरी सूत्र होता है बाबू, दूरी सूत्र क्या निकल के आ गया हम लोग के पास? मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? यह दूरी सूत्र क्या आ गया? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको बाबू आप लोग याद रखिएगा। दो बिंदु की दूरी जब भी निकालना हो तो हम किसका अप्लाई करेंगे? इसी फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। दूरी सूत्र बराबर क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किसी बाबू को जरा सा प्रॉब्लम है? चलिए बाबू अब आगे देखते हैं। चलिए बाबू, अब इस दूरी सूत्र का यूज कैसे होता है सवाल में, किस टाइप से क्वेश्चन रहेगा से देखिए। अब बाबू मान लीजिए कहेगा बिंदु 4, 3 और 5, 2 के बीच की दूरी ज्ञात करें, बीच की दूरी ज्ञात करें। अब देखिए बाबू, तो पहले आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है बाबू। तो पहले आप क्या कीजिएगा? मान लीजिए यह x1 है, तो x1 कितना हो गया? 4, y1 कितना हो जाएगा? 3, x2 कितना हो जाएगा बाबू? 5, y2 कितना हो जाएगा? 2। तो इसीलिए दूरी बराबर क्या लिखिएगा? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? तो अब x2 कितना है बाबू? देखिए तो 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, रूट है तो रूट लगा दीजिए। अब देखिए बाबू, तो 5 में से 4 गया तो 1, तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ माइनस 1 हो जाएगा तो इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 का 2 बार गुना करेंगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 1 2, तो रूट 2। यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? रूट 2 मात्रक। कोई दिक्कत है? तो इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? 2 मात्रक हो गया। लेकिन अब आप लोग एक चीज को ध्यान में रखिएगा बाबू, मान लीजिए कि हमको सूत्र याद नहीं है, मान लीजिए कि हमको सूत्र याद नहीं है, तब बाबू हम कैसे 2 सेकेंड के अंदर में हम दूरी सूत्र से मतलब दूरी निकाल लेंगे? वो ट्रिक देखिए बाबू। अब ट्रिक देखिए यहाँ, अब देखिए तो बाबू ट्रिक जरा देखिए। देखिए बाबू, किसी का भी दूरी ज्ञात करना है ना, तो हमको कोई सूत्र नहीं लगाना है, डायरेक्ट हमको देखना है। जैसे मान लीजिए यही सवाल ना था, बिंदु 4, 3 और 5, 2 के बीच के दूरी ज्ञात करें, बीच के दूरी ज्ञात करें, यही ना हमको था बाबू, यही ना सवाल था। देखिए, तब बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, जब तक है
जो ट्रिक अभी हम बता रहे हैं ना, उसको आप लोग जब तक जिंदा है तब तक याद रखिएगा। 100% श्योर है बाबू कि बहुत जल्दी आंसर देगा। अब देखिए बाबू, बिंदु 4, 3 और 5 2 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। कोई सूत्र नहीं लगाना है। मान लीजिए सूत्र हम भूल गए या सूत्र हमको आता ही नहीं है। अब देखिए बाबू क्या करेंगे, तो जरा ध्यान से देखिए। देखिए ना बाबू, देखिए था यहाँ जो शुरू वाला है, इसके शुरू वाला में से इसके शुरू वाला घटा देंगे। ध्यान से देखिए बाबू, इसके शुरू वाला में से इसके शुरू वाला घटाएंगे। जरा ध्यान से देखिए, इसके शुरू वाला में से इसके शुरू वाला घटाएंगे, तो 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, जरा सा भी दिक्कत, और स्क्वायर कर दिए प्लस। अब इसके शुरू वाला में से, सॉरी इसके अंतिम वाला में से इसके अंतिम वाला को घटाएंगे, तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, इसके शुरू वाला में से इसके शुरू वाला घटाए हैं, इसके लास्ट वाला में से इसके लास्ट वाला घटाए हैं, स्क्वायर कर दिया, रूट लगा देंगे। कोई दिक्कत? कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा बाबू, 4 में से -5 गया तो -1 का होल स्क्वायर, अब +3 में से 2 गया तो 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए बाबू, तो क्या हो जाएगा, यहाँ -1 के 2 बार गुना कीजिएगा तो 1, 1 कीजिएगा तो 1, तो कितना आ जाएगा, √2 मात्रा। कोई दिक्कत है बाबू? जरा सा भी समझने में दिक्कत है, पुनः समझिए। कैसे करेंगे बाबू, तो इसके शुरू वाला में से इसके शुरू वाला को घटा देंगे, और इसके शुरू वाला में से इसके लास्ट वाला में से इसके लास्ट वाला को घटा देंगे, स्क्वायर करके रूट लगा देंगे। बहुत जल्दी आंसर दे देगा बाबू। चलिए बाबू, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, अब जो हम बता रहे हैं आप लोगों को, जैसे कहेगा मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी ज्ञात करें। ज्ञात करना हो तो तब क्या करेंगे? मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी अगर ज्ञात करना कहेगा ना बाबू, तो आप लोग हमेशा एक चीज को याद रखिएगा। डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, √(x² + y²। √(x² + y²। मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी ज्ञात करना है तो क्या याद रखिएगा, √(x² + y²। जैसे देखिए बाबू, अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए तो यहाँ एग्जांपल में देखिए था, जैसे कहेगा बिंदु 3, 4 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। मूल बिंदु से ज्ञात करें। अब देखिए बाबू, जैसे मान लीजिए कहेगा बिंदु 3, 4 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें, तो डायरेक्ट हम बताएं दूरी क्या कीजिएगा बाबू, डायरेक्ट √(x² + y²। x² + y²। कहने का मतलब है 3 के स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, 9 + 16, तो कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ हो जाएगा √25 और 25 का 5, तो कितना हो जाएगा, 5 मात्रक। 5 मात्रक। कोई दिक्कत है? जरा सा भी प्रॉब्लम है या इसको पूछने का अंदाज इस प्रकार से भी रहेगा, जैसे बाबू कहेगा बिंदु 0, 0 और 3, 5 या 3, 4 की दूरी ज्ञात करें। यहाँ आपको जरा सा घुमाया है बाबू। आप जानते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0, 0 होता है, और यहाँ दे दिया हम बिंदु 0, 0 और 3, 4 की दूरी ज्ञात करें, और यहाँ कह नहीं रहा मूल बिंदु से ज्ञात करें। तो आप लोग ऐसे समझ जाइएगा कि यहाँ 0, 0 है, इसका मतलब क्या है कि मूल बिंदु से है, और डायरेक्ट आप लोग क्या कीजिएगा, दूरी बराबर √(x² + y²। कहने का मतलब है √3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, 9 + 16, और क्या हो जाएगा बाबू, मतलब √25, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 मात्रक। कोई दिक्कत है बाबू? अब देखिए, किसी भी बिंदु का दूरी अगर मूल बिंदु से पूछे तो केवल उस दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा। ऐसे समझिए, जैसे कहेगा बिंदु ए बी की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। मूल बिंदु से ज्ञात करें। अब देखिए बाबू, अब जैसे कहेगा
बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें तो डायरेक्ट डायरेक्ट क्या कीजिएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, दूरी क्या हो जाएगा बाबू, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कभी भी किसी बाबू को जरा सा प्रॉब्लम होगा इसमें। चलिए अब अगला देखते हैं। चलिए बाबू अब बात करते हैं, मान लीजिए तीन बिंदु संरेख होंगे यदि तीन बिंदु संरेख होंगे यदि। अब देखिए बाबू संरेख पहले होता क्या है, जो एक ही रेखा में हो, जो एक ही रेखा में हो। संरेख का मतलब क्या होता है, जो एक ही रेखा में हो। मान लीजिए बाबू कि यहां मान लीजिए तीन बिंदु है एक ही रेखा में है, मान लीजिए ए, ठीक, बी और यहां मान लीजिए सी है, ठीक है। यह तीनों बिंदु संरेख होगा कब, तो कब होगा बाबू, तो देखिए तीन बिंदु संरेख होंगे यदि, एक में देखिए बाबू, यदि ए बी सी इस प्रकार हो कि, अब देखिए ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो। या दूसरा में क्या होगा, या दूसरा में होगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0 हो। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो, 0 हो। अब देखिए बाबू तीन बिंदु संरेख कब होगा, तीन बिंदु संरेख कब होगा बाबू, मतलब एक ही रेखा में कब होगा। फर्स्ट केस बताए हैं कि मान लीजिए ए बी सी अगर संरेख है, एक ही रेखा में है, तो इस दूरी को और इस दूरी को जोड़ेंगे तो पूरा दूरी के बराबर आना चाहिए, तब ना हम समझेंगे एक ही रेखा में है। मान लीजिए इतना जोड़ेंगे अब पूरा एसी के बराबर आ जाएगा, तो हम समझेंगे तीनों एक ही रेखा में है। या संरेख का मतलब हुआ एक ही रेखा में, जब एक रेखा में होगा तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो इसीलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0 हो, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, कहेगा जांचे कि बिंदु मान लीजिए यहाँ 2 3, ठीक है, और मान लीजिए 1 2, ठीक है, और मान लीजिए 3 4 संरेख है या नहीं, संरेख है या नहीं। अब इसको जैसे चेक करना है बाबू, संरेख है या नहीं। अब देखिए बाबू, तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, मान लीजिए ए कितना हो जाएगा, बाबू, ये हो गया 2 3, बी कितना हो जाएगा बाबू 1 2, सी कितना हो जाएगा बाबू, तो 3 4, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले हम किसका दूरी निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। तो ए बी के दूरी निकालेंगे बाबू, तो ए बी की दूरी क्या हो जाएगा, हम बताए उसी टेक्निक से फट से दूरी निकाल लीजिए। जैसे इसमें से 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर और यहाँ 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो कितना हो जाएगा बाबू, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो √2, कोई दिक्कत। अब मान लीजिए हम BC निकाल रहे हैं, तो BC भी निकाल लीजिए। तो BC निकालेंगे तो रूट अंडर, BC निकाला तो फिर इस अगिलका में से तो 1 - 3 का होल स्क्वायर, 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस अब 2 - 4 का होल स्क्वायर, 2 - 4 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ 2 हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 4, कहने का मतलब है कि 4 4 8, मतलब 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या निकालेंगे बाबू, अब AC निकालेंगे, AC की दूरी निकालेंगे। अब AC निकालिए तो 2 में से 3 घटा दिए, 2 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। और रूट है तो रूट लगा दिए। अब जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ -1 का स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर। अब देखिए बाबू, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1, मतलब कितना हो जाएगा √2। अब संरेख के लिए, अब संरेख के लिए क्या शर्त है बाबू, तीन बिंदु संरेख के लिए, तो AB प्लस BC बराबर AC, तो AB प्लस BC बराबर AC। तो AB कितना निकाले है बाबू √2,
तो ए बी √2। BC कितना निकाले हैं बाबू? तो 2√2, 2√2। और AC कितना है बाबू? √2। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ हो गया 3√2 और यहाँ हो गया √2। क्या यह दोनों बराबर है? नहीं ना बराबर, तो इसीलिए संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। कोई दिक्कत है? यह क्या है बाबू? संरेख नहीं है। मतलब इसी प्रकार से अब आप लोग चेक कर सकते हैं। चलिए बाबू, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बाबू, एक चीज कभी कभी इस टाइप का प्रश्न भी रहता है, जैसे कहेगा बिंदु P बिंदु A तथा B से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। मान लीजिए कह रहा है क्या? बिंदु P बिंदु A तथा B से समदूरस्थ है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा बाबू? मान लीजिए यह एक रेखा है, ठीक, और यहाँ A बिंदु है और यहाँ P बिंदु है, ठीक है, सॉरी B बिंदु है और यहाँ क्या है? P बिंदु है। कहने का मतलब है कि बिंदु P जो है ना, A से और B से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब हुआ क्या? समान दूरी पर है। क्या समदूरस्थ का मतलब क्या हुआ? समान दूरी पर है। तो बाबू, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? AP बराबर PB, मतलब AP की दूरी बराबर PB की दूरी। यही रिलेशन होगा बाबू। मतलब जब भी कहेगा बाबू, ध्यान से देखिए, जब भी कहेगा आप लोगों को कि कोई भी बिंदु के बारे में, इस बिंदु से समदूरस्थ है या इस बिंदु से समदूरस्थ है, तो दोनों का दूरी क्या कर दीजिएगा? समान करके क्वेश्चन बनाइएगा। चलिए बाबू, अब आगे देखते हैं। चलिए बाबू, अब देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखा है आप लोगों को। नोट 1 में जो लिखा है, एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा यदि इसका सभी भुजा आपस में बराबर हो। कभी कभी क्या होता है बाबू कि 3 या 4 निर्देशांक दे देता है और पता करना होता है हम लोगों को कि यह समबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है या आयत है या वर्ग है या समचतुर्भुज है या समानांतर चतुर्भुज है। तो उस केस में आप लोग क्या कीजिएगा बाबू, उसके लिए यह नोट लिखा है, आप लोग इसको हमेशा याद रखिएगा। एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा यदि इसके सभी भुजा आपस में बराबर हो। मतलब तीनों भुजा का दूरी सूत्र से लंबाई निकाल लीजिएगा, अगर तीनों बराबर होगा तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। दूसरा का नोट है, एक त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा यदि इसका कोई दो भुजा आपस में बराबर हो। समद्विबाहु में मतलब तीनों भुजा का लेंथ निकालेंगे और देखेंगे बाबू, अगर कोई दो को भुजा आपस में बराबर है तो कौन त्रिभुज होगा? समद्विबाहु होगा। तीसरा नोट लिखे हैं, एक त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज होगा यदि इसका कोई भी भुजा किसी भुजा के बराबर न हो। मतलब तीनों भुजा का लेंथ निकालेंगे बाबू और देखेंगे अगर कोई किसी के बराबर नहीं है तो उस स्थिति में क्या होगा? वह विषमबाहु त्रिभुज होगा। चौथा नोट लिखे हैं, एक चतुर्भुज आयत होगा यदि इसके आमने सामने की भुजा बराबर तथा दोनों विकर्ण बराबर हो। अब देखिए बाबू, जैसे मान लीजिए यहाँ 4 को कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, शीर्ष दिया रहेगा, इस सब का दूरी क्या करेंगे बाबू? चारों का दूरी पहले पता करेंगे, ठीक, तब दोनों विकर्ण निकालेंगे और इसके बाद देखेंगे अगर आमने सामने की कोई दो भुजा एक दूसरे के बराबर हो तथा दोनों विकर्ण बराबर हो तो क्या होगा? आयत होगा। ठीक उसी प्रकार से एक चतुर्भुज वर्ग होगा यदि इसके चारों भुजा बराबर तथा दोनों विकर्ण बराबर हो। अगर वर्ग के चेक करना है तो चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर होगा तो वह वर्ग होगा। अब देखिए बाबू, एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा यदि इसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। समानांतर चतुर्भुज कब होगा? जब आमने सामने की भुजा बराबर हो। और समचतुर्भुज कब होगा? जब इसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो। अब देखिए बाबू, अब यहाँ लिखा है एक आयत समांतर चतुर्भुज होगा यदि इसके दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो। अगर दोनों विकर्ण बराबर होगा ना तो वह आयत क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। कोई दिक्कत? एक वर्ग समचतुर्भुज होगा यदि इसके दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो। किसी बाबू को समझने में दिक्कत है? चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए बाबू, अब विभाजन सूत्र के बारे में देखते हैं। विभाजन सूत्र क्या होता है? देखिए, तो मान लीजिए ए बी एक रेखा है, ठीक ना, और मान लीजिए यहाँ पी कोई बिंदु है जो इस रेखा को मान लीजिए एम और एन अनुपात में विभाजित कर रहा है। यहाँ ए जो है, ए का निर्देशांक x1 y1 है और बी का निर्देशांक x2 y2 है। अब देखिए तो इस रेखा को 3 तरह से विभाजित किया जा सकता है। एक जो होता है इसके अंदर से विभाजित करेंगे, एक बाहर से विभाजित करेंगे और एक मध्य मतलब ठीक बीचों बीच से विभाजित करेंगे। अब देखिए तो बाबू,
तो अंत विभाजन जब भी करेंगे तो ये अंत विभाजन के लिए निर्देशांक कैसे निकालेंगे। मान लीजिए इस पी बिंदु का निर्देशांक निकालना रहेगा अंत विभाजन से, तो mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n और कॉमा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। और बाह्य विभाजन में क्या करेंगे, खाली जहां प्लस है वहां माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो जैसे mx2 माइनस nx1 बटे m माइनस n, फिर my2 प्लस है तो माइनस ny1 बटे m प्लस n है तो m माइनस n कर देंगे। और मध्य विभाजन में बाबू यह रेशियो तो सामान्य हो जाएगा, दोनों एक हो जाएगा, तो एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए डायरेक्ट मध्य विभाजन का क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 और कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। चलिए बाबू इस पर एक क्वेश्चन अब आगे देखते हैं। चलिए बाबू अब जो है विभाजन सूत्र पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं बाबू। जैसे कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 1 और 4, 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में अंतर रूप से विभाजित करती है। देखिए बाबू यहाँ अंतर रूप से कह दिया, अगर बाह्य रूप से कहता तो बाह्य रूप से बनाते, सूत्र का प्रयोग करते, अगर नहीं कुछ कहता तो हम समझ जाते कि अंतर रूप से कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए बाबू, पहले जो है मान लीजिए 2 और 1 है, तो मान लीजिए x1 कितना है 2, y1 कितना है 1। अब देखिए बाबू x2 कितना है 4 और y2 कितना है 3 और अनुपात इतना ना दिया है 2:1, तो इसीलिए m बराबर 2 और n बराबर 1। ठीक है, तो इसीलिए अंतः विभाजन से बिंदु का निर्देशांक अब देखिए बाबू बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होगा, तो हम अभी बताए हैं mx2 प्लस n y1 x1 बटे m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। यह सूत्र अभी बताया बाबू अंत विभाजन के लिए। अब इस पर क्या कीजिएगा, सभी का वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा बाबू m कितना है 2, m कितना है 2, x2 कितना है देखिए तो बाबू 4 प्लस n कितना है 1, x1 कितना है तो 2 अब बटे m प्लस n मतलब 2 प्लस 1 कॉमा m कितना है तो 2, y2 कितना है बाबू 3 प्लस n1 और y1 कितना है 1 अब बटे m प्लस n मतलब 2 प्लस 1। कोई दिक्कत है बाबू। अब देखिए तो 4 दूना 8 प्लस 2 बटे 3, कोई दिक्कत, 3 दूना 6 प्लस 1 बटे 3, कोई दिक्कत है बाबू। यहाँ कितना हो जाएगा 10/3 और यहाँ कितना हो जाएगा बाबू 7/3। तो यही उस बिंदु का निर्देशांक हो गया। किसी बाबू को कोई दिक्कत है यह सवाल समझने में। चलिए बाबू अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू एक क्वेश्चन अब और देखते हैं। जैसे उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 4, 6 और 2, 8 को मध्य रूप से विभाजित करती है। अब देखिए बाबू मध्य विभाजन कर दिया, तो देखिए तो बाबू जरा ध्यान से देखिए तो x1 कितना हो जाएगा 4, y1 कितना हो जाएगा 6, x2 कितना हो जाएगा 2 और y2 कितना हो जाएगा 8। तो दिक्कत, तो इसीलिए मध्य बिंदु का निर्देशांक देखिए बाबू अभी हम बताएं आप लोगों को मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे प्राप्त करना है। तो x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। कोई दिक्कत है। अब देखिए बाबू तो x1 कितना दिया हुआ है 4 और x2 कितना दिया हुआ है 2 बाई 2, y1 कितना दिया हुआ है बाबू 6 और y2 कितना दिया हुआ है 8 बाई 2। कोई दिक्कत है। अब देखिए बाबू तो कितना हो जाएगा 4 2 6 बाई 2 और 8 6 14 बाई 2। अब देखिए बाबू 2 तिया 6 और 2 से 7 मरतबे, तो यह कितना आ गया बाबू 3 7। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा 3 7। किसी बाबू को समझने में कोई दिक्कत है। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन। अब बाबू देखिए अब जो है करा यदि बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 क्रमशः त्रिभुज के 3 शीर्ष है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए बाबू त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हम लोग वैसे पढ़े 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, लेकिन इसमें जो है निर्देशांक का कुछ अलग है। देखिए तो बाबू तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग याद
कैसे कीजिएगा 1/2। अब देखिए तो x1 रखिएगा पहले, तब देखिए तो y2 माइनस y3, तब यहाँ x1 यहाँ x2 यहाँ x3 रखिएगा, ठीक ना। और x1 के साथ जो है y2 माइनस y3 इतना याद हो जाएगा। तब फिर y3 में से y2 घटाएंगे, y3 में से y1 घटाएंगे, y1 में से फिर y2 घटाएंगे। कोई दिक्कत है तो इसको याद रखिएगा बाबू 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू त्रिभुज का यहाँ 3 गो शीर्ष दिया रहेगा तो क्षेत्रफल इस सूत्र के सहायता से आप निकाल लीजिएगा। अब कह रहा है बाबू यदि बिंदु 0 0 0 0 और x1 y1 तथा x2 y2 क्रमशः त्रिभुज के 3 शीर्ष हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है एक केंद्र जो है ना त्रिभुज का मूल बिंदु है, मतलब 0 0 निर्देशांक है, मूल बिंदु है। तो उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट कैसे लिखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 y2 माइनस x2 y1। कोई दिक्कत है। अब इसके बाद क्या कीजिएगा, यदि x1 y1 x2 y2 और x3 y3 क्रमशः त्रिभुज के 3 शीर्ष हो तब त्रिभुज का केंद्रक जी ज्ञात करना है। मतलब बाबू यह जो त्रिभुज जो होता है, यह त्रिभुज जो है इसका केंद्रक मान लीजिए ज्ञात करना है, ठीक ना। यही केंद्रक जी जो ज्ञात करना रहेगा तो किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। कोई दिक्कत है बाबू। अब जो है एक नोट लिखा है बाबू, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक है फिर भी धनात्मक मान लेना है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब ऋणात्मक है बाबू फिर भी हमको कौन सा मान लेना है, धनात्मक मान लेना है। बाबू क्लास 10 तक जितने सारे मतलब थ्योरी थे निर्देशांक ज्यामिति के वो सारे के सारे बाबू हम आप लोगों को बता चुके हैं। बाबू मैं आप लोगों से लास्ट में एक विनती, एक आग्रह, एक आरजू करता हूँ, प्लीज आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।